दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं भी वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी के आज टॉप 50 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 कम से कम क्वेश्चन आपको कराने हैं। तो साइंस की इस सीरीज़ में बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं और वहीं फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हमने कराए हैं। तो जो भी व्यक्ति आज जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप एक बार विजिट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज की गई। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन सी डार्विन द्वारा, ऑप्शन डी पुरकिंजे द्वारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, वहीं रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, एक होती हैं यूकैरियोटिक, एक होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये अविकसित होती हैं, ये प्रारंभिक अवस्था की होती हैं, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये विकसित होती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है, जो कोशिका के अंग होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए है केंद्रक कला, दूसरा केंद्रका, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ये सभी। तो देखिए ये जो तीनों यहाँ पर कोशिकांग दिए गए हैं, इन तीनों का ही अभाव पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा विस्तार से आपको समझना है तो सेल का टॉपिक हमने कंप्लीट कराया है, तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में से आप वहाँ पे पहुँच के आप देख सकते हैं। बायोलॉजी की सीरीज को बहुत ही शानदार तरीके से हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोच का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने, वाटसन एंड क्रिक ने, डार्विन तथा वेलेस ने, मेंडल ने। तो देखिए कोच का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोच का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। यहाँ पर हम बात करें तो जो स्वान हैं ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जंतुओं की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वह अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वहीं स्लाइडिन की बात करें, ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया था पहली बार कि पादपों का जो शरीर होता है वह अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो इन दोनों ने ही कोच का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, वहीं वाटसन एंड क्रिक की बात करें तो इन्होंने जो है जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, मेंडल की बात करें तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होता है। तो लयनकाय, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इकाई झिल्ली रहित कौन सा होता है, तो वह होता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। रिक्तका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो रिक्तका के जो चारों ओर जो कला पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल है। तो वही बात हो गई, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। तो देखिए ऑप्शन ए पैरोक्सिसोम, बी लाइसोसोम, और ऑप्शन सी है स्पिरोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 7 देखते हैं। लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए जल अपघटनी एंजाइम, ऑप्शन बी लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन सी पॉलीराइबोसोम, ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज। तो 7वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो देखिए लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं क्या, एंजाइमों की थैलियाँ पाई जाती हैं, यानी जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है गोलियों के रूप में होता है, जो एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं और ये
कोशिका का मतलब जब कोशिका में कोई वायरस या विषाणु यानी बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो ये थैलियाँ फट जाती हैं। उससे क्या होता है, ये वायरस या विषाणु को नष्ट कर देता है और कभी कभी ये कोशिका को भी ख़त्म कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा कोशिकांग है जिसका कार्य नई प्रोटीनों का रूपांतरण कर उन्हें लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करना है? तो ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक जालिका, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हरित लवक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह एंडोप्लाज्मिक जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक जालिका ये क्या करती है, ये प्रोटीनों का रूपांतरण कर उन्हें लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करती है। ये एक जालिका जो होती है एक रास्ते का काम करती है। ठीक है, जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक जुड़ी रहती है। ये सब बातें मैंने वहाँ पर जो है सेल वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से समझाई हैं। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छे से कंप्लीट करना है सेल का टॉपिक तो वहाँ पर आप एक बार अवश्य देख लें। ठीक है, यकीनन आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे और आपका एक भी प्रश्न जो परीक्षा में आगे गलत नहीं होगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। परऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है ऑक्सीशोषण, प्रकाश शोषण, दीप्तिकालिता, प्रकाशनुवर्तन। तो 9वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो परऑक्सीशोषण जो परऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है? प्रकाश शोषण। ठीक है, प्रकाश शोषण। चलिए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। वे कोशिकांग जिनमें श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं घटित होती हैं। तो ऑप्शन ए अंतःपरिद्रव्य जालिका, राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखो श्वसन की जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो घटित होती हैं वह होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंदर होती हैं, इसलिए इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न जो हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है कि कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रका का मुख्य कार्य है गुणसूत्रों का संगठन, डीएनए प्रतिकृति, राइबोसोम संश्लेषण, अर्धगुणसूत्र पृथक्करण। तो देखिए केंद्रका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होती है? केंद्रका पाई जाती है। तो इस केंद्रका का काम क्या होता है? तो वह होता है राइबोसोम का संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम संश्लेषण। चलिए आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। न्यूक्लियोसोम बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए के, हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए के, प्रोटीनों के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो न्यूक्लियोसोम जो बने होते हैं वह बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत दिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डेकल ने, विरकोव ने, ब्राउन ने, फोंटाना ने। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वह है विरकोव ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 14वां प्रश्न है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी कोई की संख्या बढ़ती है कोशिका विभाजन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, ऑप्शन सी देखो नीचे दिया है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के समय, ऑप्शन डी श्वसन के समय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पादप कोशिकाओं में गोल्जी कोई की संख्या बढ़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी कोई की जो संख्या बढ़ती है वह कोशिका विभाजन के समय बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15वां प्रश्न है। प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है लिपिड एज तथा प्रोटीन दोनों की। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मा लेमा के बीच पाई जाने वाली विशेष रचना है लेमासोम,
प्लाज्मोडेस्मेटा, मीसोसोम या प्लाज्मिड। तो देखिए 16 में का राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो कवकों में कोश का भित्ति व प्लाज्मोलेमा के बीच में पाई जाने वाली विशेष रचना को लोमासोम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। थाइलैकोइड पर पाई जाने वाली कणिकाओं को कहते हैं पेरोक्सिसोम, क्वांटासोम, राइबोसोम, पॉलीसोम। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो थाइलैकोइड पर पाई जाने वाली कणिकाओं को कहते हैं क्वांटासोम, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार है केवल 80S, केवल 70S, केवल 50S, ए एवं बी दोनों। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक 80S, एक 70S, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं फास्फोलिपिड द्वारा, ग्लाइकोलिपिड द्वारा, ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा, स्टेरॉयड द्वारा। तो देखिए 19 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइबोसोम जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी ER, इसको ER बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये एक सेल है, ये अंदर इसका केंद्रक है, ये इस तरीके से ये फैली होती है, ठीक है। इस तरीके से ये रास्ते का काम करती है। तो इसके जो है इसके ऊपर जो है राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जिसे हम जो है दो तरीके की होती है ये ER, इसको ER बोला जाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक होती है सॉफ्ट और एक होती है रफ। तो RER बोलते हैं एक को, ठीक है, और एक को बोलते हैं SER, ठीक है, SER। तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ वाली होती है उसकी सतह पर जो है राइबोसोम चिपके होते हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा, ठीक है। 19 का जो राइट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। राइबोसोम निर्मित होते हैं DNA और प्रोटीन के, ऑप्शन बी RNA और प्रोटीन के, ऑप्शन सी RNA और DNA के, ऑप्शन डी प्रोटीन के। तो देखिए 20 का राइट आंसर है राइबोसोम जो निर्मित होते हैं वो RNA और प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है। तो ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोनों कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है, तो राइबोसोम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। लिपिड का संश्लेषण होता है SER पर। देखिए ये SER जो मैंने भी बताया था ये वही है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो लिपिड का संश्लेषण होता है SER पर, गोल्जी कॉय पर, राइबोसोम पर या RER पर। ये देखो RER भी वही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर कौन सा है। तो लिपिड का जो संश्लेषण होता है वो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर होता है, SER पर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 23वां प्रश्न। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, तो कोशिका के अंदर जब ऊर्जा जनरेट होती है तो किस फॉर्म में होती है, DNA, ATP, RNA, लवण। तो 23 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए 23 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी ATP। ATP के फॉर्म में जो है कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा मतलब ऊर्जा परिवर्तित होती है। कोशिका के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज के अणु का दहन होता है तो उसके बाद ATP की फॉर्म में ऊर्जा जनरेट होती है। ATP को बोला जाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये भी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कभी पूछी जाए, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। फूलों व फलों का पीला विशेष नारंगी रंग होता है, बताइए किसके कारण। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन डी एल्यूरोप्लास्ट के कारण। तो 24 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए फूलों व फलों का पीला रंग, तो जो डिफरेंट कलर के जो रंग देते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट।
प्लास्ट, ये जो है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी हमने जो है वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से वहाँ पर बताए हैं। ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह इन सभी के बारे में बताया है। तो प्लीज़ आप देखना ज़रूर, ये मत सोचना कि मैं चैनल को प्रमोट करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार ज़रूर देखना, वहाँ से आप देखेंगे तो आपके प्रश्न ही कंप्लीट होंगे और आगे के लिए परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, 25 देखते हैं। लैंप ब्रूस गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन ए माइटोसिस की प्रोफेज में, ऑप्शन बी इंटरफेज में, मियोसिस की डिप्लोटीन में, ऑप्शन डी मियोसिस की मेटाफेज में। तो बताइए लैंप ब्रूस गुणसूत्र कब दिखाई पड़ते हैं? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मियोसिस की डिप्लोटीन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। गुणसूत्र जिसमें सब टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है कहलाता है। ऑप्शन ए टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन बी एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन सी मेटासेंट्रिक, ऑप्शन डी सब मेटासेंट्रिक। तो 26 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए गुणसूत्र जिसमें सब टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली एक परती होती है? तारकाय, लाइसोसोम, केंद्रक, मीसोसोम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाइसोसोम। देखिए कोशिकांग जो होते हैं, कोई कोई कोशिकांग ऐसे होते हैं जिन पर झिल्ली पाई ही नहीं जाती, कोई कोई ऐसे होते हैं जिन पर एकहरी झिल्ली पाई जाती है, और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिन पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो सभी के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ विजिट करना एक बार। चलिए आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। गुणसूत्र का अग्रस्त सिरा कहलाता है। सेंट्रोमियर, ऑप्शन बी क्रोमोमियर, ऑप्शन सी टीलोमियर, ऑप्शन डी मेटामियर। तो 28 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो गुणसूत्र का अग्रस्त सिरा जो है वह कहलाता है टीलोमियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, कवक, विषाणु, लाइकेन। तो इसका राइट आंसर है, देखिए ये बहुत शानदार प्रश्न है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है इसमें वायरस, ठीक है, विषाणु। चलिए आगे देखते हैं 30वां प्रश्न है, दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन बी मध्य पटलिका, ऑप्शन सी कैस्पेरियन पट्टी, ऑप्शन डी परित्वक, यानी परित्वक, परित्वक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर है वह होगा मध्य पटलिका। ठीक है, दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को मध्य पटलिका कहते हैं। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। कोश का विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है? G1, G2, S या M? तो इसका राइट आंसर है, देखिए कोश का विभाजन की जो S अवस्था जो होती है उसमें डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32वां प्रश्न। उपांति भवन, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं इसको, निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए पैकिटीन, ऑप्शन बी डिप्लोटीन, ऑप्शन सी जाइगोटीन, ऑप्शन डी डाइकानेसिस। तो 32वें का जो राइट आंसर है, तो देखिए उपांति भवन होता है डाइकानेसिस में। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। थोड़े टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करना इनको। ठीक है, 33वां प्रश्न देखते हैं। तो किजमेटा दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए लेप्टोटीन में, ऑप्शन बी जाइगोटीन में, ऑप्शन सी पैकिटीन में, ऑप्शन डी डिप्लोटीन में। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किजमेटा दिखाई पड़ते हैं डिप्लोटीन में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 34वां देखते हैं। विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो विनिमय किस में होता है? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में या डिप्लोटीन में। तो 34 का जो राइट आंसर है, तो विनिमय जो होता है वो पैकिटीन में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। असूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है? तो मध्य अवस्था फर्स्ट, पश्चावस्था सेकंड, पूर्वावस्था फर्स्ट, अंतरावस्था फर्स्ट। तो 35 का जो राइट आंसर है वह है पश्चावस्था सेकंड। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता में सेंट्रोमियर विभाजित होता है पश्चावस्था सेकंड में।
चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। मटर के पौधे में 400 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 400, 500, 600 या 800। तो देखिए 400 बीज बनाने के लिए 500 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। अंतरावस्था की जीवन अवस्था में होता है? ऑप्शन ए आरएनए का सक्रिय संश्लेषण, ऑप्शन बी डीएनए का सक्रिय संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का सक्रिय संश्लेषण, ऑप्शन डी आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण। तो देखिए जीवन अवस्था में क्या होता है? तो आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिकाओं में कोश का द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए खांच द्वारा, ऑप्शन बी कोश का पट्ट के निर्माण द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्वलन द्वारा, ऑप्शन डी किसी से भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, पादप कोशिकाओं में जो कोश का द्रव्य विभाजन होता है वह कोश का पट्ट के निर्माण द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 39वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कोश का चक्र की किस अवस्था में होता है? अंतरावस्था में, एस प्रावस्था में, पूर्व अवस्था में, G2 प्रावस्था में। तो 39 का जो राइट आंसर है वह है प्रोटीन का संश्लेषण कोश का चक्र की एस प्रावस्था में होता है। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका के मध्य पटलिका का मुख्य संगठन होता है? तो Ca, K, Mg, Na मतलब कैल्शियम, और जो है मैग्नीशियम, सोडियम। तो इनमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका है Ca। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41वां प्रश्न। कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए शिंगर तथा निकोलसन ने, ऑप्शन बी रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी डब्सन एवं डेनेली ने, ऑप्शन डी अल्टमान ने। तो 41 का राइट आंसर कौन सा है? तो कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था शिंगर तथा निकोलसन ने। ठीक है, तो 41 का पहला राइट आंसर होगा। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जीव द्रव्य बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी डुजार्डिन ने, ऑप्शन डी पुरकिंजे ने। तो 42 का राइट आंसर है जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। ठीक है, चलिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं 43वां प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन ए मैट्रिक्स में, ऑप्शन बी बाह्यकला में, ऑप्शन सी F1 कणों या ऑक्सीसोम में, ऑप्शन डी क्वांटासोम में। तो बताइए 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कणों या ऑक्सीसोम में जो है एटीपी का संश्लेषण होता है। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। कोशिका में विशेष रूप से कणकीय अंतर्प्रद्रव्य जाल का RER सुविकसित होता है। यह सक्रिय रूप से संलग्न होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण में, ऑप्शन बी वसा संश्लेषण में, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन डी स्रावी कार्यों में। तो देखिए 44 का जो राइट आंसर है वह है प्रोटीन संश्लेषण में, क्योंकि मैंने आपको बताया था RER रफ, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि इसकी सतह पर जो है राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 45वां प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिकाओं के जीवाणुवीय अंतः सजीवी माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इनकी कलाएं जीवाणुओं से मिलती हैं, ऑप्शन बी इनमें वलय के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ऑप्शन सी ये बाहर से उत्पन्न नहीं होते, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिकाओं के जीवाणुवीय अंतः सजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी कलाएं जीवाणुओं से मिलती हैं, इनमें वलय के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और ये बाहर से उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 40वां प्रश्न। जीवाणुओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के राइबोसोम होते हैं 30S प्रकार के, 50S प्रकार के, 70S प्रकार के
80S प्रकार के। तो 46 का राइट आंसर है देखिए 70S प्रकार के। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 80S 70S। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 47वां प्रश्न। रोमाभी तथा कसाविकाओं में मिलते हैं एक्टिन के सूत्र, ऑप्शन बी ट्यूबुलिन के डाइमर, ऑप्शन सी सूक्ष्म नलिकाएं, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर है बी तथा सी दोनों। इस तरीके के जो आंसर आते हैं वो 90% जो है उनकी संभावना होती है सही होने की। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। यदि एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य स्थिति में होता है तो यह कहलाता है। तो बताइए, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो 48 का जो राइट आंसर है वह होगा मेटासेंट्रिक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 49 प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र में गहन अविरंजित क्षेत्र कहलाते हैं यूक्रोमेटिन, लैक्टोनेमिक, पैरानेमिक, हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखिए 49 का जो राइट आंसर है गुणसूत्र में गहन अविरंजित क्षेत्र कहलाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। हेमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया था ड्रोसोफिला पर, एस्टाबुलेरिया पर, मटर पर, न्यूरोस्पोरा पर। तो देखिए 50 का राइट आंसर कौन सा है? तो हेमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग जो है एस्टाबुलेरिया पर किया था। आप कह रहे होंगे 50 क्वेश्चन लिए थे, यहाँ तो 51 और 52 ये देखिए आगे हैं, तो 2 क्वेश्चन और हैं, आप कर लीजिए इनको भी। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। क्रोमोसोम शब्द जो है प्रस्तुत किया था वाल्डेयर ने, बेंडा ने, डी ड्यूवे ने, रॉबर्टसन ने। तो देखिए 51 का जो राइट आंसर है वह है क्रोमोसोम जो शब्द है प्रस्तुत किया था वाल्डेयर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए थोड़ा कटा हुआ है क्वेश्चन, तो चलिए इसको छोड़ते हैं 52वें क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये सीरीज जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और बेल आइकन पे प्रेस अवश्य करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो लेक्चर के साथ। और हाँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई हैं सभी की, एक बार विजिट चैनल पर आप अवश्य करें। बायोलॉजी की सीरीज को देखें, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।